हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 के लिए हम लोग एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 स्टार्ट किए हैं और आज आपका जो सेट होगा ये 3 होगा। इससे पहले 2 सेट मैं करा चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा, नीचे लिंक दे दूंगा। सभी क्वेश्चन का मैं विस्तार पूर्वक विश्लेषण करता हूँ और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। अगर कोई संशोधन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। और सभी पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त का नीति पालन किया था। लौह और रक्त का नीति जब भी आएगा तो आपको बलबल लगाना होगा आंसर, ठीक। ये भी आपको सल्तनत कालीन जो गुलाम वंश का उसका शासक है। देखिए, गुलाम वंश जो था ये सल्तनत कालीन सबसे पहला वंश था जिसे मामूलिक वंश भी बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना किया गया था गुलाम वंश का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद मुख्य रूप से शासक आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद आप देखिएगा रजिया सुल्तान भी आती है, फिर उसके बाद देखिएगा बलबन आता है। और इसने दो प्रथा भी शुरुआत किया था, सिजदा और पावोस। मिसकी सिजदा और पावोस मतलब क्या होता है, एक तो आपको जो राजा है उसका हाथ चूमना, ठीक, और दूसरा है कि उसके सामने सिजदा हो जाना, मीन्स की साष्टांग हो जाना, आपको पूरा एकदम शरीर अपने से जमीन पर रखकर पूरा एक प्रणाम करने का वो तरीका है, उसके थ्रू ये आपको नीति लागू किया था। और इसका असली नाम देखिएगा, इसका असली अगर पूछता है कि नाम क्या था वास्तविक, तो बाहुदीन था, बाहुदीन था। और ये आपको किसके, तो गुलाम वंश के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये याद रखिएगा सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना था। तो फिरोज तुगलक द्वारा जो लगाया गया सिंचाई कर था ये उपज का कितना था। सिंचाई कर इसके द्वारा लगाया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 1/10 था, इसके 1/10 इसका सिंचाई कर लगाया गया था। और ये नहर का भी निर्माण कराया था। और सबसे पहले देखिएगा ब्राह्मण पर जजिया स्टार्ट किसने किया था, यही फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक के बाद आप देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक भी है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत कालीन सबसे बुद्धिमान शासक था, राजधानी परिवर्तन किया था, लेकिन उसका किया गया सभी काम असफल हो गए थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा 2 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ से यह भी पूछ सकता है कि ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज तुगलक ने ही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत जो की गई थी, यह कब की गई थी, तो यह की गई थी 1583 में, 1583 में किया गया था। और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, तो 1562 में किया था। और अकबर और हेमू के बीच उस समय अकबर का आपको संरक्षक बैरम खां था, तो कहीं बैरम खां देता है कहीं अकबर देता है। अकबर और हेमू के बीच में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, माफ कीजिएगा 1556 में। निर्णायक युद्ध था। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। जो तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके बीच, तो आपको मराठा और अफगानों के बीच था। अब्दाली जो था अफगानों की तरफ से। पहला जो था ये आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था। इब्राहिम लोदी भी अफगान था। और ये आपको यहाँ पर मुगल वंश का स्थापना कर देता है बाबर। 1556 में जो हुआ था ये आपको अकबर और हेमू के बीच में था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। और ये किसने कहा था, कौन इतिहासकार थे अंग्रेज, वो कहे थे, तो जेम्स ग्रांट डफ्ट ने ये बात कहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। पाहुल जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे 10वें गुरु जो सिख गुरु 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। और ये अंतिम गुरु थे। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में ही हुआ था 1666 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं पूरा डिटेल्स जो भी है महत्वपूर्ण मैं बता देता हूं और जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, क्योंकि मुझे बोलने का तरीका इससे भी फास्ट है, मैं ज़्यादा बोलता हूं घर पर तो इससे भी ज़्यादा फास्ट बोलता हूं, लेकिन अब तरीका ही है यही बोलने का। तो अगर लगता है तो आप स्लो कर लीजिएगा वीडियो, ठीक। ये यूट्यूब में फंक्शन दिया हुआ है फास्ट या स्लो करने का, तो आप स्लो कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना कोलकाता में ही किया गया था, 1781 में किया गया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में किया गया था, तो वारन हेस्टिंग्स था, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था ये आपको किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड एल्मरो के शासनकाल में। और लॉर्ड एल्मरो कब से कब था, तो 1842 से लेकर 1844 तक उसका कार्यकाल आता है। और लॉर्ड एल्मरो की जो ये आपको दास प्रथा का अंत हुआ था ये किस एक्ट के तहत हुआ था, तो एक्ट 5 के तहत। ये याद रखिएगा, पूछ देता है, ये एक्टवा पूछता है आपसे, तो ये याद रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम के बेंटिंग के समय कौन कौन सा अंत हुआ था, ठगी प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध रंपाव विद्रोह का संबंध किस राज्य से है।
प्रसिद्ध रंपाओ जो विद्रोह हुआ है ये किस राज्य से संबंध है इसका, ये आपको बताना है। बहुत लंबा ये विद्रोह चला था, ये आंध्र प्रदेश से संबंध है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा ए। मोपला विद्रोह का संबंध किससे है, तो केरल से है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय सुधार समिति जो है इसकी स्थापना किसने किया था, ये भारत में नहीं किया गया था, एक बात ध्यान में रखिए। इसका नाम है भारतीय आपको सुधार समिति और इसका स्थापना जो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था इंग्लैंड में। तो ये दादा भाई नौरोजी को ही वृद्ध पुरुष बोला जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 1887 में किया गया था। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि आपको जो स्थापना ये किया गया था कांग्रेस से पहले तो कांग्रेस के बाद में, तो जब यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ 1887 और यहाँ पर हो जाएगा 1885, तो कांग्रेस का स्थापना सबसे पहले हुआ, उसके बाद ही ये सुधार समिति का स्थापना किया गया था और ये वृद्ध पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स की धन के निष्कासन सिद्धांत इन्होंने आपको प्रतिपादित किया था। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक माने जाते हैं, मदन मोहन मालवीय, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो आपको बीएचयू है जो आपको काशी मिस की बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था, जो 1857 की क्रांति है इसके दौरान जो फैजाबाद है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ये मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये 10 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछे बरेली का किसके द्वारा किया गया था, तो बरेली का खान बहादुर खां द्वारा किया गया था। और फतेहपुर का किसके द्वारा किया गया था, खान बहादुर खां अगर देगा तो यहाँ पर बरेली हो जाएगा। और फतेहपुर यहाँ पर देख सकते हैं, फतेहपुर का नेतृत्व जो किया गया था ये अजमुल्ला द्वारा किया गया था। अजमुल्ला जो किए थे ये फतेहपुर का किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैबिनेट अब बिहार के आरा से जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर से किए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की कैबिनेट मिशन 1946 को किस, माफ कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसमें मुस्लिम लीग ने इसे कब स्वीकार किया था, तो ये स्वीकार किया गया था, इनका आंसर हो जाएगा बी 6 जून 1946 द्वारा आपको स्वीकार किया गया था। और इसके बाद ही आपको जो कांग्रेस है उसने भी स्वीकार किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस कब स्वीकार किया था, तो 25 जून को स्वीकार किया था। 25 जून 1946 को कांग्रेस स्वीकार किया था और मुस्लिम लीग आपको 6 जून 1946 को सबसे पहले मुस्लिम लीग ही स्वीकार कर लेता है कैबिनेट मिशन को। और ये याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना किसने हुआ था, 1885 में हुआ था। यह मुख्तुबियम हुरुम ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था, तो भगत सिंह को फांसी की सजा कब सुनाया गया था और इसका न्यायाधीश कौन था, ये दोनों क्वेश्चन बन जाता है। तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को दिया गया था लाहौर जेल में। और इनको जो फांसी की सजा सुनाया गया था ये जेसी हिल्टन द्वारा सुनाया गया था। जेसी हिल्टन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जेसी हिल्टन द्वारा सुनाया गया था इनको फांसी की सजा। ठीक, और हमारे जो भगत सिंह हैं इनको क्या बोला जाता है, शहीद ए आजम बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, जो आग है इसका आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब में हुआ था, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आगे ये पूछ सकता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, जो गाड़ी वाला पहिया है उसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और आग का पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थान से नृत्य की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, अब जिसे नटराज भी आप बोल देते हैं, उसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है नर्तकी की आपको डांस करते हुए, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहनजोदारो, ये याद रखिएगा। और अब कालीबंगा से अगर पूछे तो क्या हुआ है, कालीबंगा, तो इसे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, प्रसिद्ध जो राजवैद्य थे जीवक ये किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछता है प्राचीन इतिहास से, ये आपको क्वेश्चन पूछता है बार बार, और इसे एकदम आपको वीवीआई लगा लीजिए, इस बार इधर पक्का क्वेश्चन ये टपकेगा। बिंबिसार हो जाएगा। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ये कौन रहते थे, तो आपको चरक रहते थे। ठीक, राजवैद्य जीवक, माफ कीजिएगा चरक नहीं, यहाँ पर जीवक, ये जीवक है, तो यहाँ पर जीवक होंगे बिंबिसार के शासनकाल में। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनको आपको बिंदुसार से नहीं कंफ्यूजन कर लेना है। बिंबिसार जो हो जाएंगे ये हर्यक वंश हो जाएंगे, बिंदुसार जो हो जाएगा ये चंद्रगुप्त आपको मौर्य के बेटा थे और ये हो जाएंगे आपको मौर्य वंश से। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और जो बिंबिसार होंगे, अजातशत्रु होंगे, ये किससे हो जाएंगे, ये हर्यक वंश से हो जाएंगे। तो ये सब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इनके ही दरबार में जीवक रहते थे, एक राजवैद्य रहते थे जीवक। ठीक, और इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहला काम क्या हुआ था, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये आपको बिंबिसार जो थे
बिम्बिसार के जो बेटा थे ये कौन था, अजातशत्रु, क्योंकि बिम्बिसार को मारकर जो राज अपनाए थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था और महत्वपूर्ण काम हुआ था, वो आपको बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगिरी में, ये आपको अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था जम्मू कश्मीर में, आप देखिएगा कश्मीर कुंडल ग्राम देता है आपको जगह का नाम, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, ए बताया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 है, तो ये 1938 में किया गया था। ये इसके जो अध्यक्षता किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है पश्चिम बंगाल में, ये याद रखिएगा। इसको जो ज्यादातर देखिएगा जो भी स्थापना का हुआ था, क्योंकि द्वितीय में आपको औद्योगिक विकास का रखा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 56 से लेकर आपको 61 के बीच में, और उसी के बीच में देखिएगा बहुत से आपको स्थापना होता है इस्पात कारखाना का, जिसमें से आपको दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। 17 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से ये लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे इरीडा बोला जाता है, इसका मुख्यालय क्या है। इरीडा का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका हैदराबाद में पड़ेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है, और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है, और ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड इसे हैदराबाद को ही बताया गया है। ठीक, ये भी ध्यान में, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है हैदराबाद को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए जो भी मैं बताता हूँ ना, समझिए टू द पॉइंट बताता हूँ, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार दो बार आप सुनते भी रहिएगा ना, 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। और वही क्वेश्चन आप देखिएगा डायरेक्ट आपके एग्जाम में टपक जाएगा, और उस समय आप कहिएगा कि नहीं सर पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन आया है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो आंसर बता रहा हूं वो तो सही है, उसके साथ जो फैक्ट भी बता रहा हूं, अगर आपको जरूरी लगता है तो वीडियो रोककर आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक, ये है आपको सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो हो जाएगा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मींस की डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन हो जाए, संपत्ति कर हो जाएगा, निगम कर, जैसे कि आपको इनकम टैक्स जो हो जाता है ये आपको डायरेक्ट हो जाता है। वैसे गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे जीएसटी बोला जाता है, जो कि कब आपको 1917 में आया है, सबसे पहले असम में लागू हुआ था, और सबसे पहला देश अगर पूछे विश्व में तो वो फ्रांस हुआ था। हमारे कौन से मॉडल पर आधारित है जीएसटी, तो कनाडा वाला मॉडल पर आधारित है, क्योंकि हमारा स्टेट और आपको जो केंद्र है उसके बीच में जो आपको रिलेशन है वो कनाडा वाला ही तरीका से लिया गया है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए जीएसटी भी उसी पर आपको आधारित है। और जीएसटी एक प्रकार का आपको अप्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क भी आपको क्या प्रकार, ये क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक मार्शल है। एक पुस्तक और है जो कि आपको गड़बड़ाना नहीं है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ है। ठीक, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन है, और मार्शल जो लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे हैं, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भोरघाट द्वारा निम्न 2 स्थानों के बीच में संपर्क आपको बताता है, मतलब कि 2 जो मार्ग है उसको जोड़ता है। भोरघाट दर्रा, ये देखिए इधर जितना भी नीचे का दर्रा है वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो सबसे पहले जो भोरघाट देगा, तो भोरघाट आपको देगा, तो ये मुंबई से आपको, मुंबई कहाँ गए, मुंबई से पुणे के बीच में हो जाएगा। भोरघाट जो होगा मुंबई से पुणे के बीच में आपको, जो आपको मतलब दर्रा क्या होता है, भोरघाट दर्रा। यहाँ पर दर्रा जो होता है जो बड़े बड़े जो पहाड़ है उसके बीच की जगह होता है। ठीक, मींस कि उसके बीच के जाने वाले रास्ता को ही दर्रा बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भोरघाट जो दर्रा है ये आपको जो मुंबई से पुणे के बीच में आपको जगह मतलब जाता है रोड, उसके बीच में है भोरघाट दर्रा। ठीक, अब फिर आपको देखिएगा थालघाट दर्रा कहाँ पर है, तो ये नासिक से मुंबई, थाल घाट बोलेगा तो नासिक से मुंबई हो जाएगा। फिर आपको एक पाल घाट होता है, सबसे बीबीआई है पाल घाट, क्योंकि उसी से क्वेश्चन देता है। ये कोयम्बटूर से कोचीन जाना है, या कोचीन से कोयम्बटूर जाना है, तो आपको थाल घाट, माफ कीजिएगा पाल घाट आपको दर्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धारणा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो इसकी ही सहायक नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, और आपको जो हमारे मतलब तिब्बत में तो सांगपोर बोला ही जाता है, और असम में दिहांग बोला जाता है, और असम में दिहांग पटकई एक आपको पार्क भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, नेशनल पार्क है, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र पड़ जाएगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र है। इसको आपको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है, मानसरोवर जो झील है वहां से उद्गम होता है इसका। ठीक, तो ये 22 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ऐसे 2 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर जाकर अरब सागर में गिरती है। 2 ऐसी नदियां ये मुख्यतः और भी नदी है, लेकिन ये 2 ऐसी नदियां हैं जहां पर क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों के बीच में संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना है किन 2 देशों के बीच में आपको संयुक्त प्रयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। तो ये भारत और अपना पड़ोसी
नेपाल के बीच में है। ठीक, भारत और नेपाल के बीच में और भी परियोजना है, जैसे कि शारदा परियोजना, शारदा नदी, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना, ये सभी भारत और नेपाल के बीच में ही पड़ता है। अब ये जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर पूछ सकता है, तो ये जो परियोजना है ये महाकाल नदी पर बना हुआ है, भारत और नेपाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 24 देखिए, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा अग्रणी राज्य है। भंडार का अगर देखिए यहाँ पर देखिए, भंडारण की दृष्टि में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो आपको झारखंड में पड़ता है। ठीक, और अगर आपसे ये पूछे कि अभी ज्यादा निर्यात किसके द्वारा किया जाता है, या आपको उत्पादन में इसकी निकाल कर कोयला जो बेचा भी जा रहा है या कहीं कहीं भेजा जा रहा है, वो सबसे ज्यादा उड़ीसा द्वारा किया जा रहा है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, तो दोनों का आंसर अलग होगा। अगर आपको उत्पादन देगा तो उड़ीसा लगाना होगा, अगर आपको भंडारण देगा तो झारखंड लगाना होगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, झारखंड में ही पलामू टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। जो भारत सरकार है ये राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है, ये किस वर्ष की है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 2000 में। 2000 में की है राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कृषि कौन से आपको क्षेत्र से अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक्स, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है। देखिए एक आपको सह्याद्री जो क्षेत्र हो जाता है यही पश्चिमी घाट वाला देखिएगा, दक्षिणी सह्याद्री होगा, एक उत्तरी सह्याद्री वाला होगा जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी अगर सह्याद्री देता है तो इसका आपका लगाना होगा केद्रुमुख, यहाँ पर लगाना होगा केद्रुमुख कर्नाटक में, तो ये दक्षिणी सह्याद्री का है। ठीक, सबसे ऊंचा चोटी। अगर उत्तरी सह्याद्री देगा तो वो क्या लगाइएगा, तो उत्तरी सह्याद्री का हो जाएगा कालसूबाई जो होगा ये उत्तरी सह्याद्री का होगा, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर क्या, तो ये पूछ रहा है आपको दक्षिणी सह्याद्री का। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये देखिए, माफ कीजिएगा, कर्क रेखा बीचों बीच से नहीं होकर गुजरती है, वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा उसे कर्क रेखा बोला जाता है। जो बीचों बीच से होकर गुजरती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है, जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे हमको कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इसे मकर रेखा बोला जाता है, मकर रेखा। ठीक, और यही आप देखिएगा जो कर्क रेखा ये भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, और इसके बीचों बीच से होकर जब कर्क रेखा जाता है तो मुख्यतः 8 राज्यों से होकर यह गुजरता है। और वो 8 राज्यों का अगर नाम आपके पास हो, याद हो, तो आप अगला राज्य भी बता सकते हैं कि किससे नहीं गुजरता है और किससे गुजरता है। ठीक, तो 8 राज्यों का मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर देखिए गुजरात में आता है, फिर राजस्थान से गुजरता है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहां पर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा नहीं होगा, तो मणिपुर नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जावा सागर और हिंद महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए भारत है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहीं पर आपको ये सुंडा जल संधि बढ़ता है। ठीक, जो कि जावा सागर को किससे जोड़ता है, हिंद महासागर से जोड़ता है। इधर हिंद महासागर, इधर जावा सागर, ये इंडोनेशिया के करीब मिलेगा आपको, तो ये सुंडा जल संधि हो जाएगा। ठीक, और ये 28 के आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर देखिएगा ये पाक जल संधि है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। तो कहां पर मानव उत्पत्ति का केंद्र हुआ था, मानव सबसे पहले उत्पत्ति हुए थे, ये आपको बताना है। तो ये अफ्रीका को माना जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की भी दृष्टि से, ये कौन सा है, तो एशिया आपको है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो कौन सी मृदा है, जो मिट्टी है सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, तो ये हो जाएगी जलोढ़ मृदा। कहीं कल देखिए जो भी मैं सेट कराता हूँ उसमें जो भी फैक्चुअल होता है मैं बताते चलता हूँ। जलोढ़ मिट्टा, जलोढ़ जो मतलब मिट्टी है, माफ कीजिएगा मिट्टी है, और ये दो भागों में मतलब है, एक पुरानी है एक नया है, इसकी एक बांगर है और एक खादर है, खादर बांगर, दो आपको इस भागों में मुख्यतः देखिएगा बांटा जाता है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है। और काली मिट्टी में कौन सा सबसे ज्यादा होता है, काली कपासी मिट्टी होता है। ठीक, इसकी काली कपासी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ये होता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा कपास भी होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जलोढ़ जो है, इसमें आपको देखिएगा ज्यादातर क्या क्या होता है, तो ज्यादातर धान होगा, गेहूं होगा, और भी दलहन वाले बहुत से चीज इसमें होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में स्थित है। कहां पर, मिजोरम में। और मिजोरम में एक और राष्ट्रीय आपको पार्क मिलेगा, टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन वो पूछता है। डम्फा, डम्फा, डम्फा और नाम दफा में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाम दफा, नाम दफा दे तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अगर डम्फा टाइगर रिजर्व दे तो ये मिजोरम हो जाएगा, मुरलेन दे तो मिजोरम हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा एक ब्लू माउंटेन दे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है। ब्लू माउंटेन उद्यान अगर पूछे, ब्लू माउंटेन उद्यान तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको मिजोरम में स्थित है। ठीक, और ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ आपको जो कन्फ्यूजन वाला चीज होता है यह मैं आपको बता देता हूँ। कहिएगा कि सर ब्लू माउंटेन तो नीलगिरी को भी बोला जाता है, नीलगिरी
नीलगिरी मतलब कि जो पहाड़ नीला हो, नीलगिरी, और उसी को क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है। और ये यहाँ पर मिलता है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलता है। और फिर यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आपको माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहाँ मिलता है, वो आपको मिजोरम में मिलता है। यहाँ पर आप देखिएगा पूर्वी घाट में। तो ये दोनों मैं सही बता रहा हूँ। और भी मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि कन्फ्यूजन आपको करता है। ये जो ब्लू माउंटेन है जो आपको मिजोरम में मिलता है, इसे ब्लू माउंटेन आपको बोला जाता है। और जो नीलगिरी में मिलता है इसे ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है, ठीक। और नीलगिरी में भी मिलता है ब्लू माउंटेन। और आपको अगर पूछे कि मिजोरम है तो वहां पर भी, लेकिन मिजोरम में जो है वो चोटी का नाम है। जो ब्लू माउंटेन है वो चोटी का नाम है। जो मिजो हिल्स है उसका ही आप देखिएगा चोटी है, उसका ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन बोलते हैं। और उसका एक और नाम है वहां का जो लोकल नाम है, वो नाम है आपको पवानपुई। पवानगपुई नाम है, पवानगपुई, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ का लोकल नाम है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। तो पवांगपुई वो वहाँ का लोकल नाम है जिसे ब्लू माउंटेन बोला जाता है मिजोरम में, ठीक। ये मिजो हिल्स का ही भाग है और वो लोकल नाम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ब्लू माउंटेन नीलगिरी को भी बोला जाता है, हाँ नीलगिरी को भी पूछा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन में अगर देता है और वहाँ पर मिजोरम नहीं ऑप्शन में रहता है तो आपको लगा देना होगा क्या, कर्नाटक, ठीक। यहीं पर आपको पश्चिमी, आपको जो पूर्वी घाट आकर मिलता है लगभग, ये केरल कर्नाटक में, यहीं पर आपको ब्लू माउंटेन मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर पूरा विश्व में पूछे कि ब्लू माउंटेन कहाँ पाया जाता है, ब्लू माउंटेन्स हिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर विश्व में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जो भी कन्फ्यूजन था मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस आपको ओजोन लेयर जिसे का फॉर्मूला O3 होता है, जो समताप मंडल में मिलता है, क्योंकि सूरज के जो हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरण, उससे हमारी रक्षा करता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आपको ओजोन दिवस को मतलब इसको संरक्षण में इसकी बचाने के लिए जो आपको दिवस मनाया जाता है, ये प्रत्येक साल क्या 16 सितंबर को, 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 16 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर डी हो जाएगा। और ये कब से मनाया जाता है, तो ये 1987 से। आखिर क्यों, तो ये समय ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। और वहीं पर प्रोटोकॉल हुआ था और बताया गया था कि जिसके कारण आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और से ऐसे गैसें हैं जिसके कारण जो ओजोन लेयर ये क्षय हो रहा है, और इसको रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। और इसी समय आपको ओजोन जो दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, ठीक। अब देखिए, पर्यावरण दिवस 1972 में नैरोबी में सम्मेलन हुआ था और उस समय से पर्यावरण दिवस मन रहा है 5 जून को। अब यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ कि अभी आपसे पूछ सकता है कि जो 16 सितंबर को मना है इसका थीम क्या है, क्योंकि बुक में ये देखिएगा तो इसमें 2020 का थीम दिया है, लेकिन 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण थीम आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में टपक जाएगा। जो 2021 का थीम है इसका नाम ही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस मतलब कीपिंग अस, हम लोगों को एक साथ रखने के लिए, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। मतलब कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ये कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल, ठंडा मतलब रखने के लिए, वैक्सीनेशन भी आपको चाहिए ठंडा ही रखने के लिए, ठीक, क्योंकि ठंडा रहेगा तभी काम करेगा। तो ये आपको इसका थीम था। बस शॉर्ट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन फुल। वैक्सीन या वैक्सीन आपको बोल सकते हैं, वैक्सीन ही बोलिएगा, वैक्सीनेशन नहीं। वैक्सीनेशन वो हो जाता है जब वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन मीन्स की जो टीका है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 53, माफ कीजिएगा 33 देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई और किसको श्रेय दिया जाता है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए शुरुआत के लिए विक्रम साराभाई को आपको श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की आपको अध्यक्षता में ये शुरुआत किया गया था। और ये कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है, शुरू कब किया गया था, 1962 में ये किया गया था। और आपको इसके बाद इसरो की स्थापना कब किया गया था, तो 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था। और इसरो आपको याद रखिएगा क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका नाम है, इसरो का फुल फॉर्म होता है। और ये इसका जो मुख्यालय है ये बंगलोर में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिसे ILO बोला जाता है, ये पिछली बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार दरोगा के पिछली बार में अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। PT में ही आप देखिएगा कि PT नहीं, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेंस में ये आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, पिछली बार के दरोगा का ये पूछा हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये जनेवा में है। और जनेवा में जो मुख्यालय है, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं किसका है। एक तो ILO का है, यहां पर जो लिख रहा हूं यहां ध्यान रखिएगा। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये इसका है। एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है। और जनेवा कहां पर स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में है। और भी याद रखिए किसका है, एक WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है मिसकी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, इसका भी यहाँ पर जनेवा में ही मुख्यालय है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना मैं आपको बताया। और ये सब अगर आप याद रखते हैं तो और भी महत्वपूर्ण होता है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आराम से कर लेंगे, ठीक। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, WIPO, बस ये चौथा था, इतना ही, इससे ही क्वेश्चन पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जनेवा के स्विट्जरलैंड में, मतलब
स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? देखिए समाधि स्थल से क्वेश्चन बनता है, कुछ समाधि स्थल मैं आपको करा देता हूं। देखिए मैं जान रहा हूं वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आप लोग की ही डिमांड है कि सर डिटेल्स पूरा बताया कीजिए, तो मैं बताता हूं। ठीक, तो ये देखिए, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा KR नारायण। ये हमारे पहले मतलब पहले नहीं है, मतलब ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये 9वें उपराष्ट्रपति बने थे और 10वें राष्ट्रपति बने थे भारत में। ठीक, और इनके समाधि स्थल को ही क्या बोला जाता है? आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये उदय भूमि बोला जाता है। और आपसे अगर पूछे महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? तो उसे राजघाट बोला जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चौधरी चरण सिंह जो कि किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह थे, इनका आपको क्या बोला जाता है समाधि स्थल? तो किसान घाट बोला जाता है। ठीक, क्योंकि वो किसान नेता थे। अगर आपसे ये पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके आपको जो समाधि स्थल उसे क्या बोला जाता है? तो विजय घाट बोला जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका आपको क्या बोला जाता है? तो महाप्रयाण घाट बोला जाता है इसे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मैं आपको कुल बता ही देता हूं जो मुझे याद है। वीर भूमि आगे पूछे तो वीर भूमि वीर सपूत कौन? राजीव गांधी, इनका समाधि स्थल। ठीक, चैत्रा भूमि पूछे विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर समाधि स्थल है। ठीक, आपसे ये पूछे नारायण घाट पूछे तो गुलजारी लाल नंदा का वहां पर है। ठीक, आपसे समता स्थल पूछे, समता स्थल नाम से ही पता चल रहा है किसका होना चाहिए? तो जगजीवन राम का था। ठीक, अभय घाट किसका था? तो मोरारजी देसाई का था अभय घाट। ठीक, शक्ति स्थल नाम से ही पता चल रहा है, शक्ति या दुर्गा का अवतार किसे बोला जाता था? इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल उनको बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन विचार के थे? शांति मियाज के थे, इसलिए उनका जो है शांतिवन उनका समाधि स्थल है। ठीक, ये मैं ट्रिकली आपको बता रहा हूं, आपको याद रखिएगा। अटल जी का पूछ सकता है तो स्मृति स्थल, बार बार सोचते रहते थे, बहुत कविता भी जानते थे। स्मृति स्थल अटल जी का है। एक होता है कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा, माफ कीजिएगा, शंकर दयाल शर्मा, इनका क्या था? तो शंकर दयाल शर्मा का जी का था, तो ये कर्म भूमि था। तो जो भी समाधि स्थल था मैं आपको बता दिया। आगे चलिए, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? देश का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। उसके बाद कौन सा स्थान आता है? परमवीर चक्र के बाद ये गैलेंट्री अवार्ड जिसे बोला जाता है। ठीक, मतलब वीरता पुरस्कार। उसके बाद महावीर चक्र का स्थान आता है। उसके बाद कौन सा स्थान आता है? तो उसके बाद महावीर चक्र के बाद क्या आता है आपको? तो वीर चक्र आता है। और वीर चक्र के बाद क्या आता है? तो अशोक चक्र आता है। ये सब आप याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर हो जाएगा परमवीर चक्र। और भारत का सबसे बड़ा जो आपको अवार्ड है, ठीक, ये पूछ सकता है आपको कि सर्वोच्च सबसे भारत का कौन सा अवार्ड है? ये हो जाएगा आपको भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रेणुका झील जो भारत में रामसर अर्ध भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध है। ठीक है, पहले जो भी मैं सब आपको कराता हूँ सेट नो, उसमें ये सब फैक्चुअल बता देता हूँ। अगर आप अभी सेट लगाते होंगे तो आराम से ये क्वेश्चन सही लगाए होंगे, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि जो रामसर है ये आपको एक तो ईरान में है, 1971 में सम्मेलन हुआ था और उसमें ही अर्ध भूमि जो देश में है उसको संरक्षण करना था। और ये देखिएगा, तो भारत में एक रेणुका, ये सबसे छोटा जो अर्ध भूमि है ये रेणुका है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो पूछेगा कि कितना यहाँ पर है अर्ध भूमि, आपको पूछ सकता है कि भारत में कितना अर्ध भूमि है। ठीक, तो भारत में 46 है, क्योंकि अभी फिलहाल आपको देखिएगा सितंबर 2021 में ये डाटा मैं बता रहा हूँ 46 हो गया। 2 हरियाणा का एक अर्धभूमि जुड़ा है और 2 गुजरात का और अर्धभूमि जुड़ा है, इसके चार जुड़े हैं। पहले 42 था, अब 46 हो चुका है, ये लिख लीजिएगा। ठीक, सुंदरबन जो अर्धभूमि है ये सबसे बड़ा है। सुंदरबन सबसे बड़ा है भारत के अर्धभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, और आपको कृत्रिम अर्धभूमि, मात्र एक कृत्रिम अर्धभूमि है भारत के पास और वह है हरिके बैराज है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका सबसे छोटा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको पिछली बार जब दरोगा पीटी दिए होंगे तो पूछा था कि सबसे छोटा भारत का अर्धभूमि कौन है, तो रेणुका। याद होगा तो आप लगा दिए होंगे उस समय, अगर मेरा क्लास देखे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? किस ट्रॉफी या आपको कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो मेयर्स कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से नहीं है। इसका किससे संबंध है? मेयर्स कप का संबंध है ये मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप का जो संबंध है मुक्केबाजी से। बाकी आपको डुरंड कप देखिए, रोवर्स कप देखिए, आशुतोष कप देखिए, और भी कप मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको जो संबंधित है मार्डेका कप देखिए, मार्डेक ये बोला जाता है, मार्डेक कप आपको फुटबॉल से संबंधित है। बीसी राज ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। कलिंगा कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो जो भी बताया अगर 1-2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया?
ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो ये 1920 में फहराया गया था। डायरेक्ट याद रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन बन सकता है। अभी कौन सा ओलंपिक हुआ है, 32वां ओलंपिक हुआ है। कहां पर हुआ है, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। ठीक, भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक 38वां है। भारत ने कितना पदक जीता था, 7 पदक जीता था, जिसमें से 2 माफ कीजिएगा 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 1 2 का 4 मींस की 4 जो है ये कांस्य है। टोटल 7 मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में आपको गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, अब तो ये याद रखिएगा। अभी आपको पूछेगा तो 32वां कहां हुआ था, तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। और बिहार दरोगा, ध्यान में रखिएगा, बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम आप दिए होंगे तो उस समय पूछा था, कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, तो 2 क्वेश्चन आपको पूछा था कि अगला जो होगा जो पारा ओलंपिक होगा और अगला जो होगा जो ओलंपिक होगा, ये दोनों कहां पर होंगे, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था ये शीतकालीन ओलंपिक कहां होंगे। तो 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आगे क्वेश्चन पूछ गया था। पिछला आपको पेपर उठाड़ कर देख लीजिए, पिछली बार जो एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर 2019 को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहां पर कोई भी इग्नोर नहीं आपको करना है। अभी मैं आपको बता देता हूं कौन से ओलंपिक कहां जगह कौन जगह पर होंगे, जो कि आपको इसमें देख लीजिएगा। 32वां जो हुआ है ये आपको टोक्यो में हुआ है, जापान में। 33वां कहां पर होगा, ये पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ये पेरिस में होगा। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, और 2024 में होगा। ठीक, आपको 35वां पूछेगा, माफ कीजिएगा, हाँ 35वां पूछेगा तो ये कहां पर होगा, यूएसए में होगा। ये कब होगा, तो ये होगा 2028 में। आपको 35वां भी पूछ सकता है, 35वां कब होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब होगा, तो ये 2032 में। और 36वां के बारे में कोशिश किया जा रहा है कि 36वां भारत में हो। इसके लिए अभी नहीं समय, अब नहीं आपको निर्धारित किया गया है। इसमें बहुत से देश लगे रहते हैं कि हमारी जगह पर हो, हमारी जगह पर। तो भारत भी कोशिश कर रहा है कि जो ओलंपिक हो ये भारत में हो 2036 में। ठीक, और वो 2036 में होगा वो कौन सा ओलंपिक होगा, तो वो 36वां ओलंपिक होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, 32वां याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है इसलिए 2 बार मैं बता रहा हूँ। 32वां टोक्यो में, 33वां कहाँ पर होगा 2024 में, ये पेरिस के फ्रांस में होगा। ठीक, मतलब फ्रांस के पेरिस में होगा। 35वां कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि आपको 35वां और 34वां यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 34वां जो होगा ये होगा यूएसए में। ठीक, 34वां यूएसए में, 35वां ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूचना क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है, सूचना क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है। ठीक, तो ये आपको बताना है। सूचना क्रांति के जनक रूप में आर्थर सी क्लर्क को जाना जाता है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भारत में कब आया था, तो 2005 में आया था। सब मैं बस जो जरूरी है वही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली और पांडिचेरी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। ये किया गया, दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो आपको विधायक होंगे वो भाग लेंगे। ये कब प्रावधान किया गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। मैं आपको बताया था पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो सभी निर्वाचित सदस्य, वो सदस्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य में अलग अलग जो आपको विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ गया था 2, दिल्ली और पांडिचेरी का। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 17वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रावधान जो किया गया था 17वां में, किसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर याद रखिएगा, हाँ जो ये प्रक्रिया दिया गया है निर्वाचन प्रणाली का, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये 54 आर्टिकल में दिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का। अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में कोई विवाद होता है या उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन प्रणाली में कोई विवाद होता है, तो दोनों के लिए आपको अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय देता है जो भी विवाद होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक आपसे ये पूछता है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछता 69वां, तो 69वें के थ्रू ही आपको जो ये आया था 69वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 239A और एक आपको आर्टिकल और जोड़ा गया था 239AB, और इसमें स्पेशल स्टेटस दिए गए थे किसको, तो दिल्ली को दिए गए थे। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते, 91वां क्यों किया गया था, तो इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनका साइज जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता, मंत्रियों की संख्या, इस बारे में ये बताया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन क्या था, तो ये आपको जो 21 साल था वोट देने का उम्र, इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है। लोकसभा के बैठक होता है, गणपूर्ति अगर नहीं है मींस की 1/10 सदस्य रहेंगे तभी बैठक होगा। ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य का विधानसभा हो या राज्य का विधान परिषद हो। ठीक, तो इसका गणपूर्ति कहलाता है 1/10 सदस्यों का पूरा 1/10 कहलाता है। ठीक, अगर नहीं होता है तो कौन स्थगित कर देता है, तो ये आपको लोकसभा के पूछ रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा के आपको उपसभापति, जो आपको राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे, उपसभापति नहीं, राज्यसभा के सभापति जिसे उपराष्ट्रपति बोला जाता है, क्योंकि वही अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा का। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है। तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की जो भी कार्यवाही होगी उससे आपको नहीं, न्यायालय में आपको उस पर प्रश्नचित नहीं खड़ा किया जा सकता, प्रश्न कोई भी, मतलब पूर्व निषेध है, कोई जांच नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 122 के तहत 43 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 3 प्रकार के इसमें क्या है, न्याय का वर्णन है। कौन कौन न्याय आपको दिया गया है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है हमारे जो आपको प्रस्तावना है उसमें। एक है आपको क्या, तो विचार की स्वतंत्रता होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। ये पांचों स्वतंत्रता भी हमारे प्रेम्बल में दिया गया है। प्रेम्बल में एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें क्या प्रक्रिया जोड़ा गया था, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम, लेकिन उप प्रधानमंत्री अगर दे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक। तो गृह मंत्री प्रथम और उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब ये आपको बताना है कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहां से नहीं लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। राज्य सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया है, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उसके निर्वाचन कहां से लिया गया है, ये आपके पूछ रहा है, ठीक। तो ये बताना है कि राज्यसभा के जो निर्वाचन होंगे ये कहां से लेंगे। ये गलत दिया है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है, ठीक। ये आपको आयरलैंड में देखिएगा, वहां पर भी दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। द्विसदनात्मक, ये द्विसदनात्मक कहां से लिया गया है, द्विसदन, तो ये यूएसए से नहीं लिया गया है, ये भी गलत है। ये आपको कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। द्विसदन में इसकी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये साफ साफ सही है, ठीक। तो ये आपको कौन कौन सही हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है गलत कौन सा है, सुमिलित कौन सा है, गलत है, ठीक। तो ये इसमें से गलत आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें गलत जो हो जाएंगे 46 का आप क्या लगाइएगा, तो एक तो आपको एक गलत हो जाएगा और यहाँ पर 3 गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 46 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में लोकसभा के 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है। बिहार में विधान जो सभा है उसका 243 सीट है और बिहार में विधान परिषद का 75 सीट है। ये सब याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16, आंसर 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 से केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए सरकारी आयोग, क्वेश्चन ये पूछा था जो केंद्र राज्य के आपको सरकारी आयोग क्यों बनाया गया था। तो ये केंद्र राज्य आपको जो केंद्र राज्य में संबंध है उसको स्थापित करने के लिए और जो केंद्र राज्य में संबंध गड़बड़ा रहा था उसको कि कैसे सही होगा, इसके लिए सरकारी आयोग बनाया गया था। और इसने कब इसको गठित किया गया था, तो 1983 में। इसने रिपोर्ट कब दिया था, तो 1987 में। तो ये पूछ रहा है कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 में। और 4 साल बाद ये सुनो अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। तो 48 के आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं क्या, तो 48 के आंसर लगा सकते हैं सी। 48 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो जो 92 संविधान संशोधन है इसमें 4 आपको भाषा थे जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। मुख्यतः आप देखिएगा ये चारों भाषा के नाम आपको पूछ सकता है, ये कौन से। तो जो हमारे संविधान में पहले जो है ये 14 ही भाषा थे, लेकिन फिर जोड़ कर ये अभी 22 भाषा हो गए हैं, ठीक। और इसमें कौन कौन जोड़ा गया था, तो बोडो, मैथिली, डोंगरी, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। और एक आपको जोड़ा गया था, मैं बोल रहा हूँ ना 4 आपको जोड़ा गया था। चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक डोंगरी था, बोडो था, मैथिली था और संथाली था। तो यहाँ पर संथाली भी लिख लीजिएगा, उसे भी जोड़ा गया था। तो उपयुक्त में ये हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये कब जोड़ा गया था, तो 2003 में, जो 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कितने बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है ये सामान्य विधेयक के लिए है, न कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए, न कि वित्त विधेयक के लिए, न कि धन विधेयक के लिए। सामान्य विधेयक होगा तभी आपको बुलाया जाएगा। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अभी तक 3 बार बुलाया गया है, ठीक। तो 50 के आंसर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा। कब कब, तो एक तो 1961 में बुलाया गया था, जब उस समय दहेज प्रतिबंध जो विधेयक थे उसको लाया गया था, तो उस समय बुलाया गया था। एक तो 1978 में फिर आपको बुलाया गया था जब बैंक सेवा के जो आयोग विधेयक है उसको आपको पारित करते समय। एक आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में लाया गया था, इसमें आपको जो विधेयक था इसको इस समय भी लाया गया था। इसकी 3 बार आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। जो उच्च न्यायालय है इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनको सेवानिवृत्ति की आयु क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, तो जो उच्च न्यायालय अगर देगा, ध्यान में रखिएगा, उच्च न्यायालय देगा तो 62 वर्ष हो जाएगा और आपको जो भी 6 वर्ष होगा ये आपको आंसर हो जाएगा, जो मिस कोई भी पूरा करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय के लिए कितना है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए आपको 65 वर्ष है या 6 वर्ष है, ठीक। उनके न्यायाधीश या
आपको मुख्य न्यायाधीश सभी के लिए। देखिए 65 वर्ष किसका किसका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बस स्ट्रिक्टली जल्दी से बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका है, ठीक, मीन्स की मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनका है 65 वर्ष या 6 वर्ष। एक आपको यूपीएससी के चेयरमैन जो होते हैं या अदर मेंबर होते हैं जो यूपीएससी के, यूपीएससी का अध्यक्ष और उनके जो अदर मेंबर होते हैं उनका होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है। एक आपको कैग जिसे सीएजी बोला जाता है, जिसके आपको महालेखक परीक्षक बोला जाता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, इसका भी आपको 6 साल या आपको कोई भी 65 साल में से कोई भी हो जाए, ठीक। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत के सबसे कानूनी अधिकारी जो होते हैं, इनका भी आपको जो मैक्सिमम होता है आपको मतलब कि 65 वर्ष, ठीक। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी आपको जो सुप्रीम कोर्ट के आपको जो है न्यायाधीश, उनका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो 65 वर्ष वाला मैं आपको बता दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल जो निरोधक अधिनियम था ये किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक। तो एक संशोधन किया गया था जिसमें दल बदल को आपको क्या किया गया था, आपको गैर कानूनी बनाया गया था। इसे दल बदल जो निरोधक अधिनियम लाया गया था ये 1985 में किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये देखिए क्वेश्चन भी 52 है और संविधान संशोधन भी यहाँ पर 52 हो जाएगा। और यहाँ पर कब किया गया था? 1985 में। और उस समय कौन प्रधानमंत्री तो मतलब उस समय थे तो वो राजीव गांधी जी थे, उनके ही समय ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 53 देखिए, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जिसे एनजीटी बोला जाता है, नेशनल आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोला जाता है एनजीटी, ये आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गठन 2010 में, ठीक। ये डेट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, 2010 हो जाएगा एनजीटी का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? तो विश्व का सबसे पहला परमाणु घर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये रूस में स्थापित किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 54 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, 1954 में ही स्थापित किया गया था। 54 का आंसर क्या होगा? डी। और बिजली घरवा जो स्थापित किया गया था ये 1954 में ही स्थापित किया गया था, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक। और ये कौन था? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर था। अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला जो परमाणु बम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था या छोड़ा गया था? तो अमेरिका द्वारा। सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, और फिर हिरोशिमा पर गिराया गया था। और देखिए हिरोशिमा पर माफ कीजिएगा, सबसे पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जो कि आपको जापान में गिराया गया था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध इसके बाद ही खत्म होता है। और इसका नाम जो था सबसे पहला का लिटिल बॉय था और दूसरा का नाम था फैटमैन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बारबरी या जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बारबरी या जमुनापुरी बार बार ये देता है, ये किसकी है? तो ये बकरी की नस्ल है, ठीक। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट के लिखा हुआ है, बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब कितना प्रतिरोध देगा? तो मैं इस पर रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक बताया था आपको और वो फॉर्मूला बताया था यहाँ पर कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है V² बटा मैयार। कल वाला वीडियो दिखेगा, ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है? P की जगह पर क्या लिख लेना है? P आपको पूछ रहा है तो P की जगह पर यहाँ पर क्या लिखिएगा? पावर लिखिएगा, 100 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको 200 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और R पूछ रहा है तो और इधर पूछ कर P इधर फेंक दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? R बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर होगा 200 गुणे 200 और बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। P का क्या है? 100। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, 4 मिसकी यहाँ पर 400 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस उदाहरण है? तो पेड़ पौधे जब हिलाइएगा टहनी तो आपको फूल पत्ते गिरते हैं। या आप देखिएगा जो ट्रेन रुकता है अचानक, या ट्रेन चलता है अचानक, या बस चलता है अचानक, बस रुकता है अचानक, मीन्स कि ये जड़त्व के नियम कहलाते हैं और जड़त्व के नियम ही प्रथम नियम कहलाता है न्यूटन का। और ये भी आपको क्या होगा? प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक। 57 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपको 58 देखिए, प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसकी बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। प्रकाश जो है ये छोटे छोटे बंडलों में आते हैं जिसे फोटोन बोला जाता है। और फोटोन वाला प्रावधान किसको दिया गया था? ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। और जो है प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में भी आते हैं और कण के रूप में भी आते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रॉकेट किस संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है ये किस संरक्षण नियम पर आपको काम करता है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण अधिनियम पर काम करता है, ये याद रखिएगा नियम पर। तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये काम करता है। और इसमें जो ईंधन होता है उसे प्रणोदक बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 59 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सेविंग ब्रश के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? जब सेविंग कीजिएगा, कोई ब्रश होता है आप देखिएगा, लगाइएगा चेहरे पर और वो आपस में चिपक जाते हैं, ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी के आंसर हो जाएगा डी। या बारिश के जो गोल बूंद भी होते हैं ये पृष्ठीय तनाव के ही कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का आपको प्रयोग जो किया जाता है ये किसका पता लगाने के लिए? तो प्रेरित धारा के पता लगाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 है कि फोटोन की खोज किसने किया था? देखिए क्वेश्चन आ गया, फोटोन की खोज जो किया गया था ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था, और इसी के लिए इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार, तो पूछ सकता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसके लिए मिला था आइंस्टीन को? तो 1900 माफ कीजिएगा 2021 में, नहीं 1921 में, 2021 कहाँ से, 1921 में इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार, जिसमें इन्होंने बताया था जो प्रकाश आता है छोटे छोटे बंडलों में आता है, और वही बंडलों को क्या बोला जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है ये कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर में जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, और वहीं किसी से के साथ संयोग करता है, तो उसका रासायनिक जो आपको निर्धारित करता है ये इलेक्ट्रॉन, और जो आपको नाभिक में होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था। अब बात आता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन का जो आपको सबसे पहले खोज किया गया था वो गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, लेकिन नामकरण नहीं किया गया था, लेकिन रदरफोर्ड ने उसका नामकरण भी किया था, और इसलिए रदरफोर्ड को भी कहीं कहीं आप देखिएगा खोजकर्ता के रूप में बता दिया जाता है प्रोटॉन का। ठीक है, अब यहां पर देखिए न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पूरा बता रहा है तो पिटवा लोहा हो जाएगा, क्योंकि पिटवा लोहा में जो होता है कार्बन की बहुत कम मात्रा होता है, 0.4 से लेकर 0.67 के बीच में आपको ये कार्बन का मात्रा होता है। ठीक, ये याद रखें, 64 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जो पीतल होता है ये किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो ये तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है पीतल। ठीक, तांबा और जास्ता का मिश्रण पीतल होता है। अगर आपके पूछे कांसा किसका मिश्रण होता है तो ये तांबा और टीन का मिश्रण जो होता है ये कांसा होता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कांसा में कॉपर जो होता है ये आपको मिसकी तांबा 88% होता है, और जो टीन होता है बचा हुआ मिसकी 12% टीन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के एक साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया जाता है उसमें कौन सा अक्रिय गैस मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है 66 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हीलियम मिलाया जाता है। ठीक, हीलियम। तो समुद्र में गोताखोर करते समय ऑक्सीजन और हीलियम के गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? सुक्रोज के जो जल अपघटन होता है इससे किसका निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है किसका होता है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है। ठीक, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर यहाँ पर देखिए सुक्रोज के जल अपघटन किसका निर्माण होता है? तो सुक्रोज का जो जल अपघटन होगा तो ग्लूकोज भी बनता है और फ्रुक्टोज भी बनता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। सुक्रोज का फॉर्मूला जो होता है C6H22O11 होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम ओर्जिया अस्टिविया है? ओर्जिया अस्टिविया ये आपको मामूली किसका नाम है? धान का नाम है। ठीक, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैसे ही आप देखिएगा आपको मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है, गाय का बोस इंडिकस होता है, धान का ओर्जिया सिटिविया जो मैं आपको बताया, और मटर का पेशियम अस्टिवियम होता है। पेंथेरा टिग्रिस जो हमारे राष्ट्रीय जो बाघ है उसको पेंथेरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम है। और बरगद का पूछ सकता है जो हमारा राष्ट्रीय आपको वृक्ष है फाइकस वेनिलिसिस, फाइको वेनिलिस आपको याद रखिएगा बरगद का होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए निम्नलिखित में कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी मतलब ग्राम चना वाला ज्यादातर आप कह सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन पौधा नहीं है ग्रेमिनेसी कुल का? कौन पौधा नहीं है? तो नारियल नहीं होगा। नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। बाकी जौ मक्का जवार ये ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? इमाइलेज जो एंजाइम है इसका स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक, अग्नाशय द्वारा। और यहाँ पर आप देखिएगा अग्नाशय से ही आपको बीटा सेल जो निकलता है यहीं से निकलता है, और जो कि इंसुलिन को आपको प्रभावित करता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ही आपको क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, और जिसके कारण मधुमेह रोग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मधुमेह रोग में बीटा सेल भी उत्तरदायी होता है, यह ध्यान में रखिएगा, और उसका भी संबंध अग्नाशय से ही है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? वृक्क जिसे किडनी बोला जाता है, तो किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है और भीतरी भाग को? तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोला जाता है और भीतरी भाग को मोडेला बोला जाता है, और किडनी की जो इकाई होती है इसे नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? तो किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? तो टेकोफेरोल उसी का है जिसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है, नपुंसकता आ सकता है शरीर में, नपुंसक हो सकते हैं लोग, और इसका नाम है विटामिन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी। विटामिन सी एक प्रकार का एसिड है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का नाम है आपको सूरज के प्रकाश में ये मिलता है, कैल्सीफेरोल नाम है, और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन है, और विटामिन ए का नाम रेटिनोल है, और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो सकता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, माफ कीजिएगा
73 देखिए जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, मेरे पास भी बहुत कम समय बचा रहता है, ठीक। और इसी में आप लोगों को सभी क्वेश्चन भी कराना होता है और इसी में मेरा भी काम होता है, उसे भी करना होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए। मैं एक ही आपको बैठता हूँ और एक ही बार में कोई भी वीडियो होता है उसको बनाता हूँ, ये नहीं कि बीच बीच में रुक नहीं, एक ही बार में जितना भी 1 घंटा 2 घंटा जितना भी लंबा वीडियो होता है मैं एक ही बार में बनाता हूँ, ठीक। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है और हम भी नहीं घबरा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, बस थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक। मलेरिया परजीवी निम्न में से कौन सी अवस्था में संक्रामक होता है? जो मलेरिया के परजीवी होता है, जिससे मलेरिया होता है, ये किसके कारण हो सकता है, ये पूछ सकता है। तो प्लाज्मोडियम जो मच्छर होता है उसी के कारण क्या होता है, जो काटता है मच्छर के कारण ही जो प्लाज्मोडियम के माध्यम से आपको मलेरिया हो जाता है, ठीक। जो एक प्रकार का परजीवी है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और स्पेरोजोवाइट के कारण ही ये आपको क्या होता है, मलेरिया हो सकता है। तो इस कौन सा अवस्था पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 74 की चर्चित जो पुस्तक है, यहाँ पर देखिए चर्चित प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक होंगे ये हो जाएंगे आपको संगीत पॉल चौधरी, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किया गया है? जल का संरक्षण के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा ये जल के संकट को दूर करना है और ये हमारे मध्य प्रदेश से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जनजाति भी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एक शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में, इंदौर शहर, उसे आपको सबसे पहले आपको क्या घोषित किया गया था, तो वाटर प्लस सिटी। और फिलहाल एक और शहर है उसको भी वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया, हैदराबाद को। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और हैदराबाद वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं भुलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 है, इसके विजेता कौन है ये आपको बताना है। तो इसका विजेता मुंबई है और उप विजेता कौन था? उत्तर प्रदेश है। विजेता तो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा और उप विजेता का हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक और आता है, एक और ट्रॉफी के बारे में पूछ सकता है, मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी है, आपको क्रिकेट से संबंधित है, उसके जो विजेता अगर पूछता है तो वो तमिलनाडु हो जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसमें भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है इसमें भारत का स्थान 139वां है, अच्छा नहीं है, 139वां है। 2-3 रिपोर्ट और भी याद रख लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो आपको पूछा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें 140 स्थान है, जो है भारत का 140 स्थान है, ठीक, ये याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपको 139 है। और एक और रिपोर्ट याद रखिएगा, विश्व शांति सूचांक में आपको 135 है, विश्व शांति सूचांक में 135 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 78 देखिए, विश्व गौरैया दिवस, देखिए गौरैया जो है ये हमारे बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, बिहार का आपका राजकीय पक्षी है, गौरैया, गौरैया, ये याद रखिएगा। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो विश्व गौरैया दिवस का इस बार थीम क्या है और कब मनाया जाता है दोनों पूछ सकता है, ठीक। तो बिहार दिवस के 2 दिन पहले विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, इसकी 20 मार्च को आपको विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो ये हमारा जो राजकीय पक्षी है गौरैया है, और इस बार जो है ये क्या है थीम, तो आई लव स्पैरो, स्पैरो आपको इंग्लिश में गौरैया को बोला जाता है, तो आई लव स्पैरो हो जाएगा, 78 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की पहली महिला जो आपको राष्ट्रपति बनी है ये आपसे पूछ रहा है, तो समिया सुलूहु हुसैन बनी है, समिया सुलूहु हसन, समिया सुलूहु हसन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और अब बता देता हूँ, ये याद रखिएगा, समिया सुलूहु हसन। और ये आपको पूछता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री किस का बनी है, तो इस्टोनिया का, इस्टोनिया का एक पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, काजा कलोस नाम है उनका, वो भी याद रखिए क्योंकि वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इस्टोनिया का काजा कलोस, और वो बार बार अलग अलग पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 80 है। तो दूसरे खेलो इंडिया जो गेम है यूनिवर्सिटी गेम पूछ रहा है, देखिए यूनिवर्सिटी गेम पूछेगा तो यहाँ आपको चल जाएगा कर्नाटक में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का मेजबानी कर्नाटक आपको किया गया। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसने किया था, तो भुवनेश्वर ने किया था, जो कि आपको उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो चौथा खेलो यूथ आपको जो इंडिया गेम है, इसकी चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसका आयोजन कहाँ होगा? 2021 में होने वाला था लेकिन कुछ देर बाद होगा, आपको हरियाणा में होगा, पंचकुला में, ये भी याद रखिएगा। चौथा जो होगा यूथ जो गेम है इंडिया यूथ गेम, ये आपको याद रखिएगा, ये आपको हरियाणा के पंचकुला में होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी जो दूसरा यूनिवर्सिटी गेम हुआ है ये आपको कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एथनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? एथनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार है,
ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में किस भारतीय सिनेमा को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था किस अभिनेता को, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन को ही 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था आज से 1 साल पहले, और 91वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है, इसी साल दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? जो ब्रह्मोस मिलकर बनाया था कौन से आपको, तो एक रसिया और भारत के मिलकर ये क्रूज मिसाइल बनाया गया है, और इसी को खरीदने के लिए कौन से देश आगे आया है, तो ये आपको फिलीपींस आपको समझौता कर रहा है कि हमको भी मिल जाइए। 83 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होगा? तो पहला भूतापीय जो आपको परियोजना है, विद्युत परियोजना, ये कौन सा होगा, तो ये लद्दाख में होगा। कहाँ पर होगा, लद्दाख में होगा। ये होगा 84 के आंसर, आप यहाँ पर क्या लगेंगे, लद्दाख। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, 84 के आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और लद्दाख में ही सबसे पहला जो है फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया है, ये लेह में मनाया गया है। लद्दाख के लेह में मनाया गया है फर्स्ट जो आपको हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर पहला जो होगा भूतापीय विद्युत परियोजना भी शुरुआत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल की किसने विकसित किया है? जो ये MM जो मशीन है ये पहला है भारत का स्वदेशी, ये DRDO और आपको भारतीय सेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, DRDO और भारतीय सेना। और DRDO की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1958 मतलब 1958 DRDO। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की, ये कौन सा देश है? तो सबसे पहले बोला था अमेरिका कि हम आपको ओपन स्काई से निकल जाएंगे, और अमेरिका निकल गया, तो फिर रसिया भी बोला और रसिया भी निकल गया। तो सबसे पहले ये दे रहा है जनवरी में, और इसके कुछ महीने बाद रसिया भी निकल गया। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ही बोला था कि हम निकल जाएंगे। ठीक, ओपन स्काई संधि से, क्योंकि आपको रसिया जो है बार बार ये आपको अपना जो परीक्षण वो करते रहता था, जिससे गुस्सा हो गया था अमेरिका। ठीक, और फिर रसिया भी ओपन स्काई संधि से निकल गया है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया? तो ये बिहार में ही किया गया है। कलरव सबसे पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, दरोगा का और BPSC दोनों की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सबसे ज़्यादा इससे और VVI क्वेश्चन ये बन जाता है, ये कहाँ पर किया गया? तो ये आपको जमुई में नागी नकटी जो है वहाँ पर, जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर किया गया है पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। ठीक, और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये जो क्वेश्चन है, जब ये सेट बनाया गया है तो अब बदलाव कर दिया गया है, कुछ दिन पहले ही बदलाव कर दिया गया है। इसका आंसर आपको दिखिएगा, सेट में दिया गया है सुबोध कुमार, लेकिन अब सुबोध कुमार अब मत लगाइएगा, नहीं तो एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में सुबोध कुमार होगा लेकिन लगाना नहीं है, क्योंकि CBI के महानिदेशक बना दिए गए हैं सुबोध कुमार, CBI के 2 साल के लिए। ठीक, तो अब जो CISF के ये कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेल वर्धमान सिंह है जो ये आपको क्या है, CISF के महानिदेशक हैं अभी। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं लगाना है। इसमें यहाँ पर अगर आपको बदलाव करना है तो यहाँ पर CBI कर सकते हैं बदलाव कर और वहाँ पर आप लगा सकते हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CBI की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। CBI की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1963 में हुआ था। ठीक, अभी डायरेक्टर कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल है अभी CBI के डायरेक्टर। और आपसे पूछ सकता है कि CISF की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था CISF के। और अभी इसका कौन से है महानिदेशक CISF के, तो सेल वर्धमान सिंह है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हुई, इनका संबंध किससे है? तो जो हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हुई है, इनका संबंध फैशन डिजाइनर से है, फैशन डिजाइनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो भारत का 2 ऐसे राज्य है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किए हैं, और ये कौन सा है, राजस्थान और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कर्नाटक ने सबसे पहला आपको क्या लागू किया है, यहाँ पर 2 चीज याद रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले जो लागू किया गया है 2020 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो कर्नाटक ने ही सबसे पहले लागू किया, और दूसरे स्थान पर जो आया है मध्य प्रदेश ने लागू किया है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 है कि WHO ने हाल ही में किस देश से को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये आपको बताना है हाल ही में। तो ये आपको देखिए 2 चीज याद रखिएगा। अभी ये हाल ही में दे रहा है तो इसमें चीन ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर चीन देता तो आपको चीन ही लगाना हो, क्योंकि 40वां ऐसा देश बना है चीन जो कि मलेरिया मुक्त हो गया है। ठीक, ये आपको WHO ने घोषित कर दिया है मलेरिया मुक्त। ठीक, भारत जो ये है इसका आंसर जो हो जाएगा WHO, ये अल सल्वाडोर को किया है, अल सल्वाडोर को किया गया है। और भारत आपका कोशिश कर रहा है कि 2030 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाए। तो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया मुक्त होने के लिए। और ये याद रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसी के कारण मलेरिया होता है। और ये अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को भी वैधता दे दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके देश में नहीं चलेगा क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की किताब दिया गया है? तो ये नेशनल जो भी अवार्ड होते हैं, याद रखिएगा 67वां जो नेशनल अवार्ड फिल्म के लिए मिला हुआ है, ये किस हिंदी फिल्म को मिला गया है? तो ये छिछोरे को मिला गया है। ये सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म था छिछोरे, उन्हीं को ये आपको अवार्ड मिला है, छिछोरे का फिल्म का है। ठीक, उनके जो अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत थे, उनके बाद तो सोसाइटी उनका हो गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखिएगा। अब इसमें देखिएगा पूछ सकता है कि जो 67वें राष्ट्रीय जो अभिनेता के पुरस्कार किसे मिला है, सबसे बेस्ट अभिनेता जो है और बेस्ट अभिनेत्री दो भी आप पूछ सकता है। तो आपको देखिएगा इसमें आपको पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है, दो लोगों को मिला गया है। एक बिहार से अपना मनोज वाजपेयी है और एक साउथ से धनुष जी है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और अभिनेत्री पूछे तो अभिनेत्री कौन सी हो जाएगी? मणिकर्णिका और पंगा के लिए, दोनों के लिए मिला है। अभिनेत्री का कौन सा? तो ये इनका नाम अभी जुबाब आपका होगा कंगना रनावत। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023, देखिए कल ही मैंने आपको बताया था G20 जितना भी सम्मेलन होने वाला है कि आप ट्रिपल ई से याद कर लीजिए। ट्रिपल ई मैंने बताया कि ट्रिपल ई अभी जो हुआ है 2021 का, ये इंडोनेशिया किया है। अभी इसके बाद जो होगा ये करे, माफ कीजिएगा, अभी जो हुआ है ये इटली किया है, 2021 का इटली किया है। अभी जो होगा इसके बाद 2022 वाला में जो होगा ये G20 का, ये आपको कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। और उसके बाद 2023 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो आई वाला आप याद रख सकते हैं, ट्रिपल ई नहीं, ट्रिपल आई। यहाँ पर आई, यहाँ से सबसे पहले इटली किया है, फिर इंडोनेशिया करेगा और फिर यहाँ पर आपको इंडिया करेगा। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा, भारत करेगा। ठीक, तो 93 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित छात्रों को उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे? तो गेमिंग और अन्य जो आपको संबंधित क्षेत्र है उसमें उत्कृष्टता केंद्र जो बनाया जाएगा, ये सरकार और IIT बॉम्बे द्वारा मिलकर। ठीक, केंद्र सरकार और IIT बॉम्बे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो 101 रुपए की जो छात्रवृत्ति स्वीकृत की है SC/ST के स्टूडेंट के लिए, ये हमारे उड़ीसा सरकार है। ऐसे 50,000 लोगों को दिया जाएगा ये आपको छात्रवृत्ति, और इसके लिए 101 करोड़ रुपया मंजूरी कर दिया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। ये भी ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा सरकार ने ही एक आपको शुरुआत किया गया है फायर पार्क वाला। फायर पार्क पूछे तो उड़ीसा, टायर पार्क पूछे तो आपको कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में, इसकी पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, मैं मात्र बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ये अपने से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। सन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97 के आंसर हो जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, रोक लीजिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 98 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 ये भी देख लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, और क्वेश्चन 100 देख लीजिए, क्वेश्चन 100 है और क्वेश्चन 100 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराया, काफी लंबा वीडियो हो गया। मैं कोशिश करता हूं कितना जल्दी आपको कराने के लिए, फिर भी लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाकी कोई भी परिवर्तन करना है तो आप लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है वो भी वीडियो मतलब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी जानकारी देता हूँ फैक्चुअल देता हूँ, अप टू डेट देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और इससे पहले जो भी टेस्ट हुआ उसका नीचे लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।